Hello friends, yesterday we have seen section 1 to 9. Today we start from section 10. Specific performance of contract. Section 10 of Specific Relief Act said court shall enforce specific performance of contract subject to provisions contained in section 14 and 16. फ्रेंड्स, पहले जो सेक्शन था सेक्शन 10 उसको सब्स्टिट्यूट किया गया है 1 अगस्त 2018 के अमेंडमेंट के तहत, और इस सब्स्टिट्यूशन के तहत में शब्द निकाल दिया गया है और उसमें शल इन्फोर्स किया गया है। शल मीन्स मैंडेटरी है अभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देना सेक्शन 14 और 16 के अंदर। देखिए सर फ्रेंड्स, सेक्शन 10 इज सब्स्टिट्यूटेड, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज मैंडेटरी नाउ after 2018 1st August. Next one is section 14, contract which cannot be specifically enforced. कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं होते हैं, सेक्शन 14 में बताया गया है। नंबर 1 है इफ पर्सन और पार्टी हैज ऑब्टेन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट। कोई पर्सन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20, ऐसे लोगों को स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट वन है इफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिपेंड अपॉन पर्सनल क्वालिफिकेशन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैन नॉट बी ग्रांटेड। फ्रेंड्स, इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी आप लोगों को। जिस तरह से कि हम लोग लेते हैं, एक ए पर्सन है जिसको अपना फ़ोटो लगवाना था, बनवाना है किसी आर्टिस्ट से, तो वो उसका आर्टिस्ट का पर्सनल क्वालिफिकेशन होता है, उसकी जो आर्टिस्टिक होती है। या फिर कोई एडवोकेट है, वो कोई केस प्लीड कर रहा है किसी पर्सन का, किसी पार्टी का, तो वो पार्टी अगर चाहती है कि सब्स्टिट्यूट इसका जो भी है परफॉर्मेंस करा के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा के ले कोर्ट से, तो पर्सनल क्वालिफिकेशन के ऊपर ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि अगर आप चाहोगे कि वो बंदा आपका कंपनसेशन ना देते हुए जो सूट है, जो मैटर है वो परफॉर्म करे, जो आपके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसकी पर्सनल डिटेल्स वो किस तरह से करेगा, उसके क्वालिफिकेशन से। अब स्केच तो वो बनवा देगा आपका, लेकिन अच्छा नहीं बनाना है उसको, आपने उसको कोर्ट के थ्रू बनवा के लेने के लिए ज़बरदस्ती की या फिर उसको फोर्स किया बनवाने के लिए, वो बनवा तो देगा, पर क्या बनवाएगा ऐसी कोई गारंटी तो नहीं दे सकते हम लोग। इसलिए जो पर्सनल क्वालिफिकेशंस होती है फ्रेंड्स, ऐसी जो क्वालिफिकेशंस होती है ये कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड होती है, इस पर इन्फोर्सटेबल नहीं होती है। कंपनसेशन मिल सकता है लेकिन इसमें इन्फोर्स करके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट वन है इफ कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व परफॉर्मेंस ऑफ कंटिन्यूसली ड्यूटी विच कोर्ट कैन नॉट बी ऑब्जर्व। कोई ऐसा काम हो जो कोर्ट को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना होता है, जैसे वो आर्टिस्ट है उसको ग्रांट करता है जब पार्टी को कोर्ट के आप उसको फ़ोटो बनवा के दो। जब आर्टिस्ट कोई फ़ोटो बनवाता है उसका पूरा आर्टिस्टिक वर्क पूरा होने तक कोर्ट क्या उसको ऑब्जर्व करते रहेगा, उतना ही काम है कोर्ट के पास। तो ऐसे जो काम्स होते हैं जो कोर्ट को कंटिन्यूसली देख के करवा के लेना हो अदर पार्टी से, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स भी परफॉर्म करने के लिए इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांटेड नहीं होगा इस टाइम काइंड में। एंड नेक्स्ट वन है इफ कॉन्ट्रैक्ट बाय इट्स नेचर इज डिटर्मिनेबल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस शैल नॉट बी ग्रांटेड। ये 4 काइंड्स हो सकते हैं, सेक्शन 40 में मेंशन किए गए हैं फ्रेंड्स। तो ये 4 काइंड के थ्रू आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करके नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन है सेक्शन 15, वो ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ऐसे कौन से, जैसे 14 में दिखाया गया है सेक्शन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के कि कौन से चीज़ों में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देगा, कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा, तो सेक्शन 15 में बताया गया है कि कौन से चीज़ों में कोर्ट ग्रांट करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो इसमें है सर फ्रेंड्स फॉलोइंग पर्सन्स इंटाइटल टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लाइक उसमें कुछ दिया पार्टीज दिए हुए काइंड्स। नंबर 1 है पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसको तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पार्टीज, अगर पार्टी नहीं है उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो रिप्रेजेंटेटिव्स को भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट किया जाएगा। नेक्स्ट वन है इफ कॉन्ट्रैक्ट इज सेटलमेंट ऑन मैरिज, कोई मैरिज का डिस्प्यूट हो, और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट राइट ऑफ द मेंबर फैमिली
एनी बेनिफिशरी देयर अंडर में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। या फैमिली मेम्बर में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें किसी का कोई बेनिफिट हो उससे रिलेटेड, तो वो फैमिली मेम्बर जो बेनिफिशरी है वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकता है या ग्रांट करवा के ले सकता है कोर्ट से, या उन कोर्ट उसे ग्रांट करेगा। इफ कॉन्ट्रैक्ट वॉज इंटर्ड इनटू बाय टेनेंट, लाइफ रिमाइंडर मैन में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। या कोई टेनेंट है, फ्रेंड्स हमने देखा था सेक्शन 6 में या सेक्शन 7 एंड 8 में कि टेनेंट भी ग्रांट कर, या फिर प्रीवियस पोजीशन, हमने जो प्रीवियस वीडियो में देखा था, प्रीवियस पोजीशन जिसका होता है वो ग्रांट करवा के ले सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, या उसका पोजीशन जो होता है। लाइक दैट ये भी इसमें दिखाया गया है कि टेनेंट जो होता है रिमाइंडर मैन होता है, होल लाइफ उसको इंटर्ड है उस पर, तो वो भी अपना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए दावा दाखिल कर सकता है, कोर्ट उसको ग्रांट करेगा। नेक्स्ट वन है इफ कंटेंट वॉज इंटर्ड इनटू बाय कंपनी इज सब्सिक्वेंटली अमलगमेंट इनटू न्यू और अनदर कंपनी, न्यू कंपनी कैन स्पेसिफाई परफॉर्मेंस। जैसे कोई कंपनी होती है, उनका क्लोजर हो गया या फिर नई कंपनी में, जैसे कि व्हाट्सएप और फेसबुक है, फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज कर लिया, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको, तो व्हाट्सएप ने अगर या फिर फेसबुक ने व्हाट्सएप को परचेज कर लिया, तो जो भी इसको ऑब्टेन करना था व्हाट्सएप को, वो अब फेसबुक के अंडर आ गया, और वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो भी उसका है करवा के लेना था व्हाट्सएप को, वो अब फेसबुक करवा के ले सकती है, फेसबुक की कंपनी। लाइक कोई भी कंपनी ले लीजिए आप, इस तरह से अमालगमेंट होने के बाद जो न्यू कंपनी होगी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट दाखिल कर सकती है। इफ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटर इनटू बाय प्रोमोटर देन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट। जो प्रोमोटर होता है कंपनी का, जो प्रमोट करता है कंपनी को, अगर उसने करना हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा, तो उसने जो कंपनी इनेक्टमेंट की है, जो कंपनी उसने बनवाई है फ्रेंड्स, वो कंपनी भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवा के ले सकती है। नेक्स्ट वन है ये जो लास्ट वन है फ्रेंड्स, ये एडेड हुआ है 2018 के अमेंडमेंट के बाद, पहले नहीं था ये। अभी इसमें क्या बताया गया है कि इफ कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर इनटू बाय लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना लिमिटेड लायबिलिटी की, अगर ऐसी कोई फर्म किसी दूसरे ऐसी फर्म में दाखिल हो जाती है, तो जो न्यू फर्म होगी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, उसको हक होगा या अधिकार होगा वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करवा के ले सकता है। ये 7 पर्सन्स है फ्रेंड्स जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करवा सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेक्शन है फ्रेंड्स सेक्शन 16। सेक्शन 16 क्या बोलता है? पर्सनल बार टू रिलीफ। पर्सनल बार टू रिलीफ मीन्स किसी को नहीं मिलेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये इसमें दिखाया गया है। Any person who is not entitled to compensation in case of breach of contract is not entitled to specific performance of contract। किस को बार हो जाएंगे, रिलीफ नहीं मिलेगा किसको? जिसको कुछ नहीं मिलेगा, या थर्ड पार्टी है ऐसी जो पर्सन है उसको नहीं मिलेगा। तो इसमें 3 काइंड्स दिए हुए या प्रोपोजल्स दिए हुए हैं जो बताता है एनी पर्सन हु इज नॉट इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो कंपनसेशन के लिए इंटाइटल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने के बाद भी, वो पर्सन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी इंटाइटल नहीं होगा, ये सेक्शन 16 बताता है। एंड ऑल्सो नेक्स्ट वन इज एनी पर्सन हु कमिट्स substantial breach of term of contract or who has become incapable to perform his part। जो पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करती है दोनों में से, उस पार्टी को अधिकार नहीं होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। If plaintiff fails to prove that he has performed or has always been ready and willing to perform his part, he is not entitled to specific performance। For example friends, A and B में एक एग्रीमेंट टू सेल होता है। ए ने 5 लाख रुपए बी को दे दिया है फॉर एग्रीमेंट टू सेल, एंड जब सेलिंग की बारी आती है, आफ्टर 2 मंथ का पीरियड दिया हुआ होता है, 2 मंथ के बाद वो बोलता है कि अभी मुझे नहीं करना, या फिर उसके पास पैसे नहीं है, या फिर बी ने कितने भी नोटिस भेजने के बाद भी ए का कोई जवाब नहीं आता है, दैट मीन्स उसका विलिंगनेस नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का। एट दैट टाइम वो अगर सामने से आकर बोलता है कुछ दिनों के बाद, जैसे कि बी की वो प्रॉपर्टी थी, बी ने बहुत सारे नोटिस भेजे पर ए ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, जैसे ही वहाँ पर कोई
रोड कोई अच्छा सा बाईपास चला जाता है तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, तो ए फटक से दावा डालने चला जाता है कोर्ट में कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दो भाई। लेकिन उस टाइम पे बी कहेगा कि 6 महीनों से मैं इसके पीछे था, नोटिसेस भेजे इसको ढेर सारे कि आकर वो परफॉर्म करे अपना पार्ट, लेकिन वो रेडी नहीं था अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए। तो इस टाइप के जो उसका इंटेंशन था, मैलाफाइड इंटेंशन, तो कोर्ट उसको ऑब्जर्व करता है और उस टाइम पे वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए इंटाइटल नहीं है, ऐसा ग्रांट करता है कोर्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेक्शन 20, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये मैं आपको अभी दिखाऊंगी, आगे चलते हैं हम लोग। इफ एनी पार्टी, सॉरी अभी दिख रहा होगा आपको, मैं आपको दिखा इसलिए रही हूँ कि मैं बोल तो रही हूँ, समझा रही हूँ, पर आप लिख पाओ, ये आपको समझ आए वर्डिंग क्या है, इसलिए फ्रेंड्स। इफ एनी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट commits a breach of contract, a party who is suffered by non-performance of contract is entitled to obtain substituted performance of contract and also entitled to recover the expenses and cost incurred from substituted performance from the person who commits breach of contract। सिंपल है फ्रेंड्स, सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या है पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस मीन्स ए है, ए ने बी से करार किया, बी का एक कोई शॉप है, ग्रोसरी शॉप या ईटीसी कुछ भी, इलेक्ट्रॉनिक शॉप। ए बी के पास जाता है, भाई मुझे वो टीवी चाहिए, उसने बुक कर दिया और फलाने दिन पे चाहिए, सैटरडे को उसको वो टीवी की डिलीवरी चाहिए। इफ बी वो टीवी उसको नहीं देता है, डिलीवर्ड नहीं करता है और उसका जो लॉस होता है, तो टीवी तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे मिल जाएंगे फ्रेंड्स, तो ए जाकर सी से टीवी परचेस कर लेता है उसी तारीख पे, और उसको पहले वो बी के पास जाएगा, बी को बोलेगा कि मुझे टीवी आज डिलीवर करना थी, आपने नहीं की, तो बी बोलता है कि भाई मैं नहीं दूंगा, तो वो सी से जाके अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर लेता है, नई टीवी ले लेगा वो और ले जाएगा। बट उसको जो एक्सपेंसेस आए हैं न्यू टीवी परचेस करने के लिए, वो रिकवर किससे करेगा, बी से करेगा फ्रेंड्स। तो इस टाइप के परफॉर्मेंस के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। मीन्स थर्ड पार्टी से आप लोग जो परचेस करते हो बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बी, जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसने जब ब्रीच किया आपका कॉन्ट्रैक्ट, उसके वजह से आपको किसी और से वो कॉन्ट्रैक्ट करवा के लेना पड़ा, तो आपको जो नुकसान हुआ वो नुकसान भरपाई और जो खर्चा हुआ वो खर्चा आप जिसने परफॉर्म ब्रीच किया है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस ब्रीच किया है, उससे वसूल कर सकते हो। इस टाइप के परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं फ्रेंड्स। जिस तरह से मैंने पढ़ा इसी में भी वही है, एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट जो भी उसको आता है वो रिकवर कर सकता है। And no party shall obtain substituted performance of contract unless expiry of 30-day notice in writing। लेकिन फ्रेंड्स हमारे एग्जाम्पल में ए ने बी से कहा कि मुझे भाई दे दो टीवी, उसने नहीं दिया, तो वो जाके डायरेक्ट सी से कब कर सकता है, पहले उसको 30 दिन पहले उसको राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा बी को कि भाई तुम अपना परफॉर्मेंस करो, कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा हुआ है। 30 डे के नोटिस एक्सपायर होने के बाद भी बी अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करता है, देन ए को राइट है कि वो सी से जाके वो चीज़ परचेस्ट करे एंड उसके बाद वो एक्सपेंसेस रिकवर कर सकता है बी से। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अ पार्टी वो ऑब्टेन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंटाइटल्ड टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। फ्रेंड उसने अगर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ले लिया है, मतलब थर्ड पार्टी से अपना जो काम था वो करवा के ले लिया है और जो भी नुकसान भरपाई है वो नेक्स्ट पार्टी जिसने ब्रीच किया है उससे वसूल कर लिया है, तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने की कोई गरज ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो दो बेनिफिट उठा सकता था। इस वजह से अगर वो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करता है तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द पार्टी फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ सूट फॉर कंपनसेशन और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन उसको ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बिना पर वो कंपनसेशन के लिए और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सूट दाखिल नहीं कर सकता, ऐसा कोई प्रोविजन इसमें मेंशन नहीं है फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट वन है सेक्शन 21। जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है फ्रेंड्स मैं आपसे वही डिस्कशन कर रही हूँ, बाकी बहुत सारे आप रीडिंग कर लो, जो मेन क्वेश्चन है मैं आपसे वो डिस्कस कर रही हूँ। सेक्शन 21 क्या कहता है, इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट person is entitled to compensation in addition to specific performance of contract। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो होता है फ्रेंड्स वो करवाने के साथ साथ जिसका नुकसान हुआ है उस पार्टी को अधिकार होता है कि वो कंपनसेशन के लिए भी दावा दाखिल कर सकता है। बस इतना ही कहता है सेक्शन 21। सेक्शन 22 बोलता है, देखते हैं,
इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में आल्सो ग्रांट पार्टीशन एंड सेपरेशन पोजीशन। फ्रेंड्स, अगर हम लोग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई दावा दाखिल करते हैं तो उस दावे में हम लोग पार्टीशन के लिए भी और सेपरेशन के लिए भी साथ ही में दावा दाखिल कर सकते हैं। एंड सेक्शन 24 क्या बोलता है इसी के रिगार्डिंग, इफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिसमिस्ड सब्सिक्वेंट सूट फॉर कंपनसेशन इज बार्ड। यही बात सीपीसी में ऑर्डर 2 रूल 2 में दिखाया गया है फ्रेंड्स, कि सभी दावे जो होते हैं एक ही प्लेंट में आपको दाखिल करना चाहिए या एक ही प्लीडिंग में एक ही साथ दाखिल करना चाहिए। क्यों? तो ऐसा होता है अगर फ्रेंड्स अगर ये नहीं होता ऑर्डर सीपीसी में मेंशन किया हुआ और यहाँ पर भी उसके रिगार्डिंग, तो सब पर्सन क्या करते, एक सूट दाखिल करते, उसके बाद नहीं होता तो फिर पार्टीशन के लिए फिर से जाते, सेपरेशन के लिए फिर से जाते। इसी तरह से 3-4 सूट तो एक ही मैटर पे बन जाते। कोर्ट को ऑलरेडी इतना वर्कलोड होता है तो सभी एक में देते हो तो रेमेडी मिलेगा। और अदर देन अगर आप एक सूट दाखिल करते हो सिर्फ और दूसरा नहीं करते हो, बाद में पार्टीशन के लिए जाते हो, फिर बाद में बोलते हो कि मुझे सेपरेशन चाहिए, तो सूट तो बढ़ेंगे, प्रोलॉन्ग होंगे मैटर्स। इस वजह से उसको बार्ड कर दिया गया है कोर्ट ने। और सेक्शन 24 यही बताता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लेकर जाते हैं और वो डिसमिस हो जाता है, उसके बाद उसी में अगर हमने मेंशन किया है कि कंपनसेशन चाहिए तो कंपनसेशन कोर्ट उसमें ग्रांट कर सकता है। लेकिन फिर वो डिसमिस्ड होने के बाद आप फिर से नया दावा दाखिल करोगे कंपनसेशन के लिए तो वो दावा कंपनसेशन का बार्ड हो जाएगा, वो डबल सूट आप दाखिल नहीं कर सकते हो। ये बोलता है सेक्शन 24। नाउ फ्रेंड्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 26 छोटा सा सेक्शन है, बस इतना बोलता है कि दुरुस्ती जो अमेंडमेंट लाइक कुछ उसमें करेक्शन करना हो, कुछ सेंटीमीटर या फिर कुछ एकड़ आपने कम ज़्यादा लिख दिया है दावे में, तो उसको करेक्शन करने के लिए इस सेक्शन दिया हुआ है। वेयर थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज इफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, कोर्ट में इन हिज डिस्क्रिशनरी पावर, डिस्क्रिशन है कोर्ट को कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। रेक्टिफाई द इंस्ट्रूमेंट, दुरुस्ती करवाने के लिए कोर्ट ग्रांट भी कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, यह कोर्ट का अपना अधिकार है। म्यूचुअल मिस्टेक भी हो सकती है या फ्रॉडुलेंटली किसी पार्टी ने कुछ मेंशन करने का रह गया हो तो, और कोर्ट ये सब देखेगा पहले, उसका डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ सच में भी इसमें कुछ होना चाहिए था, कुछ मिस्टेक की वजह से पार्टी का कुछ लॉस्ट हो सकता है, तो कोर्ट उनको ग्रांट करता है। ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है फ्रेंड, कि दुरुस्ती हाँ आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। और कोर्ट रेटिफिकेशन जब करता है उसके बाद रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेटिफिकेशन करता है स्पेसिफिक इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। कोर्ट में आफ्टर रेटिफिकेशन स्पेसिफिकली इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, रेटिफिकेशन के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स में लेकर आता है कोर्ट। उसके बाद का सेक्शन है फ्रेंड्स सेक्शन 27 रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हैंडराइटिंग पे मत जाइए फ्रेंड्स, मेरा रनिंग नोट्स था इसलिए मैंने फाट से निकाला है, मिस्टेक भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप खुद करेक्शन कर लीजिए। मैं सिर्फ जो एक्सप्लेन कर लिया उस वर्ड्स पे आप ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, कि तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए जिनको पढ़ाई से ज़्यादा नुक्स निकालने में, गलतियाँ निकालने के दूसरों में बड़ा मज़ा आता है। वो करने बैठोगे तो आपका भी टाइम जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं जानेगा फ्रेंड्स, लेकिन आपको जो मैं समझा रही हूँ उसका 1% भी समझ में आता है तो आपको कुछ काम लग जाएगा, इसलिए बनवा रही हूँ। मैं भी इंसानी हूँ, गलतियाँ होती है तो इग्नोर इट। नेक्स्ट वन है सेक्शन सॉरी फ्रेंड्स, मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 27 to 30। रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपको याद होगा प्रीवियस मैंने वीडियो में बनाया था फ्रेंड्स, तो रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का पार्ट था। जो 6 स्पेसिफिक जो परफॉर्मेंस है, सॉरी जो रिलीफ्स दिए हुए हैं 6, उसमें से एक रिलीफ है रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आल्सो। सेक्शन 27 to 30 दिया हुआ है। ये कब होता है, इफ कोई कॉन्ट्रैक्ट अंडर कोर्शन में धमकी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा के लिया जाता है, और जो धमकी वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम लोग वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं फ्रेंड्स। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहेंगे। वॉइड में कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नल एंड वॉइड होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ डिपेंड्स ऑन अपॉन, मीन्स हम उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं और हम उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं फ्रेंड्स। तो रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, मीन्स कैंसिलेशन, जब हमको कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा के लेना है तो हम कब करवा के लेंगे, लाइक कोर्शन में हो तो। कोर्शन कब हो सकता है, किसी को किसी धमकी के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट करवा के लेना किसी से, इस टाइप का कोई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा
तब हम उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट के थ्रू रेजिस्ट्रेशन करवा के ले सकते हैं। सेक्शन 27 to 30 के अंडर ये प्रोविजन में दिया गया है सब कुछ। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसके पहले एक एग्जांपल दे दूं आपको, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी की बाइक ए है, ए को बी को बाइक नहीं सेल करना है, बी को बाइक उससे परचेस करना है। बी बोलता है कि मैं तुझे 5,000 रुपये देता हूँ, मुझे बाइक परचेस करनी है। अपन सब लोग डॉक्यूमेंट करते हैं। ये बोलता है कि मुझे नहीं देना। वो बोलता है कि चलो हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये तेरी पेमेंट है और मुझे ये बाइक तू डिलीवर कर दे। वो ए बोलता है कि मुझे बाइक नहीं देना। एक टेबल पे वो 5,000 रुपये रखता है। ए बोलता है कि नहीं, मुझे बाइक परचेस नहीं सेल करना। गन निकालता है, बी टेबल पे रखता है। ए बोलता है कि ठीक है, मैं करने को तैयार हूँ ये एग्रीमेंट, और वो एग्रीमेंट करके उसको बाइक सेल कर देता है। अब इस टाइम पे फ्रेंड अंडर कोर्शन हुआ, उसने धमकी दी गन सामने रख के बी ने ए को, इसलिए ए ने बी को बाइक सेल की। अब जब बाइक सेल होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वॉइडेबल। ए को क्या राइट है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है वो 5,000 रुपये और वो शांत हो सकता है, या वो रेजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है कोर्ट के थ्रू कि मेरे साथ जो बाइक का सेलिंग को जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये अंडर कोर्शन हुआ, उसने धमकी के थ्रू ये मेरे से बाइक ली है, तो मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मंजूर नहीं है और मुझे मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा के दीजिए। वो ऐसा कोर्ट में सू दाखिल कर सकता है। तो इसमें क्या दिया है फ्रेंड्स, सेक्शन 27 बोलता है कोर्ट में इन हिज डिस्क्रेशन रेस्ट्राइन द कॉन्ट्रैक्ट इफ। कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है फ्रेंड्स, ये भी कोर्ट कैंसिल देखेगा पूरे सर्कमस्टेंसेस कि सच में भी ये अंडर कोर्शन हुआ है क्या, या फिर उसको कैंसिल करवाना ज़रूरी है क्या ये कॉन्ट्रैक्ट को। इफ़ कोर्ट को लगता है कि इफ़ यस इट इज़ नेसेसरी, देन कोर्ट वो इंस्ट्रूमेंट कैंसिल करवा के लेगा। वो उसका डिस्क्रिशनरी पावर है फ्रेंड्स। कब कराएगा, उसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ। नंबर 1, इफ़ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्लेंटिफ। वॉइडेबल मैंने अभी आपको बताया जिस तरह से वॉइडेबल होगा तब। नेक्स्ट वन इज इफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट लॉफुल फॉर द रीजन नॉट अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वो लॉफुल ना हो अगर कॉन्ट्रैक्ट तब करवा सकता है कोर्ट में। उसमें अगर एक्सेप्ट होता है कोर्ट को तो ये 2 पॉइंट्स आएंगे फ्रेंड्स। और अगर रिजेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सेप्ट करता है पार्टी तब ये 2 आएंगे। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो रिजेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए, तो क्या होगा, कोर्ट में रिफ्यूज और रिजेक्ट रेजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ प्लेंटिफ हैज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेटिफाइड द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगी। इफ ए ने बी को बाइक सेल की अंडर कोर्शन गन रख के, और उसने बोला कि ठीक है देख, ये बी ने ए को बताया कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, तो कैंसिल करवा के ले सकता है, मगर तू ऐसा करने जाएगा तो मैं फिर से गन लेके आऊंगा और तुझे गोली डाल दूंगा। तो ए शांत हो जाता है। 2 साल बाद बी को लगता है कि वो बाइक यूज नहीं करना, वो सी को वो बाइक सेल करता है। और जब सी वो बाइक का ओनर बन जाता है, वो परचेस कर लेता है, एट दैट टाइम ए सूट फाइल करता है अगेंस्ट बी एंड सी कि वो मुझे रजिस्ट्रेशन करवा के दो मेरा कॉन्ट्रैक्ट। तो सी की तो कोई मिस्टेक नहीं थी ना इसमें, उसने तो बोनाफाइड इंटेंशन था उसका, उसने सब कुछ देख दिखा के अच्छे से खरीदी किया था। उस टाइम तो उसका ओनर बी था उसकी नज़रों में, इसलिए उसने परचेस किया था, उसने पेमेंट भी पेड किया है। तो वो कोर्ट को सिंपली इतना ही बोलता है कि मैंने तो इसको अगर था ए को तो 2 साल तक इसने क्या किया, 2 साल में इसने सूट फाइल करना था कि भाई रजिस्ट्रेशन करा के दो कॉन्ट्रैक्ट। जब वो अब आ रहा है तो उसमें मेरी गलती नहीं है, मेरा अधिकार है, मैं इसका ओनर हूँ। और इतने दिन से वो शांत था 2 साल से, इसका मतलब इम्प्लाइडली रेटिफाइड कर चुका था वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली रेटिफाइड। इम्प्लाइडली क्या हुआ कि वो 2 साल शांत रहा, ये इम्प्लाइड रेटिफिकेशन हो गया ए का। और एक्सप्रेसली मीन्स बोल देना कि हाँ मुझे मंजूर है, इस तरह से। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स, इफ थर्ड पार्टी एक्वायर द इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी इन गुड फेथ फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस। यही इसमें अपने जो एग्जाम्पल में सी था वो बताया जा रहा है। थर्ड पार्टी है सी, उसने एक्वायर कर लिया, उसका इंटरेस्ट गुड फेथ में किया है, उसको पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है क्वेश्चन में, ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था लास्ट वन वो क्वेश्चन में था, इसलिए वो भी नोटिस वगैरह उसको कुछ नहीं था, पता नहीं था उसको, तो वो उसका इंटरेस्ट रहेगा उस पर। एंड लास्ट वन है इफ पार्टी कैन नॉट बी रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। जो भी नुकसान हुआ है बी ने जो अगर सेल किया है प्रॉपर्टी या फिर बाइक जो है अब वो रही ही नहीं है, एक्सीडेंट में डैमेज वगैरह कुछ हो जाती तो रिस्टोर नहीं कर सकते उसको प्रीवियस पोजीशन में, तो एट दैट टाइम आल्सो रिजेक्टेड, कोर्ट रिजेक्ट कर देता है, एक्सेप्ट नहीं करता है सूट वो रेजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। आफ्टर रेजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में डायरेक्ट पार्टीज टू डू इक्विटी।
अब इसमें क्या बोलता है फ्रेंड्स, पार्टी क्या करेगी, जैसे कि ए था अपने एग्जाम्पल में, ए ने क्या किया, सूट किया दावा दाखिल किया और कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट करा के ले लिया। वो कॉन्ट्रैक्ट बाइक तो अपने पास ले ली, लेकिन उसके जो 5,000 रुपये जो उसने दी थी उस टाइम पे एग्रीमेंट के, वो तो वापस नहीं करता है, तो बी का भी तो नुकसान होगा। कोर्ट ऐसे नहीं बोलता है कि ए का बेनिफिट और बी का नो, कोर्ट इक्विटी एंड जस्टिस पे चलता है। तो कोर्ट तो ए को बोलेगा कि तू उसके 5,000 रुपये वापस कर दे, दोनों को इक्विटी मिलनी चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये बताता है हमारा कोर्ट। नेक्स्ट वन है फ्रेंड्स 31 सेक्शन टू 33 कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हमारा एक सेकेंड फ्रेंड्स, अभी दिख रहा होगा आपको, 5th नंबर का रिलीफ जो था हमारा कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो आता है सेक्शन 31 टू 35 में। सेक्शन 31 क्या बोलता है फ्रेंड, इफ एनी इंस्ट्रूमेंट बताया है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फ्रेंड्स, मीन्स बहुत सारी जगह पे यूजफुल हो सकता है। इफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज वॉइड और वॉइडेबल अगेंस्ट एनी पार्टी एंड इफ सच पर्सन हैज अ रीजनेबल अप्रहेंशन दैट if such instrument left outstanding, if any cause serious prejudice to his interest, and he may institute a suit for cancellation of instrument। जो इंस्ट्रूमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट उसका हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट वो कैंसिल करा के ले सकता है कोर्ट से अंडर दिस सेक्शंस फ्रेंड्स। कोर्ट में इन हिज डिस्क्रेशन कैंसिल द इंस्ट्रूमेंट एंड ऑर्डर टू डिलीवर इट ऑफ। कोर्ट का यहाँ पर डिस्क्रिशन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में सभी तरह हर जगह कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर है फ्रेंड्स। अगर वो कैंसिल कराना चाहता है तो कराएगा, नहीं कराना चाहता है तो नहीं। कोर्ट को लगता है कि ये कैंसिल कराना चाहिए इंस्ट्रूमेंट, इसकी वजह से नुकसान हो सकता है, देन कोर्ट कैंसिल करवाएगा फ्रेंड, अदर देन नहीं करवाएगा। पावर को एक्सटेंसिव है कोर्ट को इसमें। कोर्ट में कैंसिल द इंस्ट्रूमेंट इन पार्ट इफ इट इज एविडेंस ऑफ डिफरेंट राइट एंड ऑब्लिगेशन। इट मीन्स अगर जो कॉन्ट्रैक्ट, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें से कोई पार्ट है जो राइट है या फिर करेक्ट है, उसको करेक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको कैंसिलेशन की कोई नेसेसरी नीड नहीं है, तो कोर्ट क्या ग्रांट करेगा, उतना पार्ट जो है वो रहने देगा, और जो पार्ट को कैंसिल कराने की नेसेसिटी है उतना पार्ट कैंसिल करवा के लेगा, बाकी एज इट इज़ रखेगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। एंड लास्ट कुछ सेक्शंस रहे, 44 है स्पेसिफिक रिलीफ के इंपॉर्टेंट सेक्शंस, वो मैं आपको कल डिस्कस करके बताऊंगी। इस तरह से 3 सिर्फ वीडियोस में अपना पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।